कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं SPMIT GT रोड कौशाम्बी, सिटी ऑफिस विनायक टावर MG मार्ग इलाहाबाद। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations. अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की उन्नतशील प्रजातियां और नर्सरी तैयार करने की विभिन्न विधियों पर तकनीकी जानकारी। गर्मी में मुर्गियों में लगने वाली प्रमुख बीमारियां और उनका निदान। खाद्यान्न फसलों में धान का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती अपने प्रदेश में लगभग 60 लाख हेक्टेयर में की जाती है और इस समय किसान भाई धान की नर्सरी हेतु बीज की खरीदारी एवं नर्सरी बेड की तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे कि धान की कौन सी प्रजातियां चुने एवं धान नर्सरी की कौन सी तकनीक सही है, जिससे कि आने वाले समय में धान की अच्छी उपज का आधार रख सके। तो किसान भाइयों, इस समस्या के समाधान के लिए अन्नदाता लेकर आया है आज के अंश में धान की उन्नतशील प्रजातियां, धान नर्सरी की उन्नत तकनीक के बारे में ये विशेष प्रस्तुति, जिसे देखिए और लाभ उठाइए। धान की स्वस्थ नर्सरी तैयार करने की तकनीक। किसान भाइयों, धान की सफल खेती का मुख्य आधार स्वस्थ नर्सरी, उन्नतिशील प्रजातियां तथा इसकी खेती में समय समय पर किए जाने वाले प्रबंधन कार्य हैं, जैसे खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन तथा सिंचाई है, जिसको हम सही तरीके से करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और आज के अंश में हम बताएंगे कि धान की स्वस्थ नर्सरी कैसे उगाए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, स्वस्थ नर्सरी सफल खेती का आधार है। तो आइए पहले जानते हैं अपने प्रदेश हेतु धान की उन्नतिशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं। नर्सरी की तैयारी मृदा, सिंचाई, जल की उपलब्धता, अन्य समसामयिक कार्यों पर निर्भर करती है, जिसके अनुसार धान की नर्सरी
मुख्य रूप से 3 विधियां प्रचलित हैं। वेट नर्सरी, जिसे गीली विधि नर्सरी भी कहते हैं, दूसरी ड्राई नर्सरी यानी कि सूखी नर्सरी, तथा तीसरी देपांग नर्सरी, जिसे मैट नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, वेट या गीली विधि काफी प्रचलित है। इस प्रकार नर्सरी तैयार करने के लिए खेत को सूखी अवस्था में 2 से 3 बार जुताई कर देना चाहिए तथा जुताई के समय 4 टन गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। जुताई कर गोबर की खाद को खेत में अच्छी तरह से मिला दें और मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं। उसके बाद तैयार नर्सरी क्षेत्र में 2-3 इंच तक पानी भरकर खेत में पड़लर चलाकर एकदम मुलायम बना लेते हैं। खेतों में पड़लर को 3 बार 5 दिन के अंतराल पर चलाना चाहिए और इस बात का ध्यान रहे कि नर्सरी की अंतिम लेवलिंग के पहले नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करके लेवलिंग का कार्य संपन्न करें। इसके बाद नर्सरी बेड तैयार करना चाहिए, जिसका आकार 1 से 1.5 मीटर चौड़ा, 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तथा लंबाई अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। यदि आप प्रति एकड़ खेत की रोपाई करना चाहते हैं तो आपको 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी बेड तैयार करें। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नर्सरी न ज्यादा घनी हो न ही ज्यादा बिरली। साथ ही यदि नर्सरी ज्यादा घनी है तो जिंक की कमी के कारण खैरा रोग का प्रकोप देखा जाता है। साथ ही इस बात का ध्यान रहे कि ज्यादा पानी के जमाव के कारण पौधे की जड़ें सड़ने की संभावना रहती है। बीज चयन एवं बीज की मात्रा। यदि आप धान की 1 एकड़ की रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए महीन धान की 12 किलोग्राम, मध्यम धान हेतु 14 किलोग्राम और मोटे धान हेतु 16 किलोग्राम तथा संकर धान की 2 से 3 किलोग्राम की प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। और अगर जिन किसान भाइयों के पास उसर खेत हैं, उनके नर्सरी हेतु बीज की मात्रा 1.25 गुनी करनी चाहिए। बीज उपचार। किसान भाइयों, बीज की खरीदारी किसी प्रमाणित संस्था से ही करें या फिर यदि आप घर का बीज बो रहे हैं तो बीज को अवश्य ही उपचारित कर लें। इसके लिए कार्बेंडाइजम या थीरम से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करें। बीज उपचारित करने से बीज जनित रोगों से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ अगर हम धान के बीजों को 10% नमक के घोल में उपचारित करेंगे तो हल्के व अस्वस्थ बीज ऊपर आ जाएंगे, जिसको छानकर आप अलग कर लें। यह ध्यान रखें कि जो बीज बो रहे हैं उनकी न्यूनतम अंकुरण क्षमता 80% रहनी चाहिए। धान के बीज को रात भर भिगोकर 24 से 36 घंटे जूट के बोरे में ढककर छाया में रख दें ताकि बीज अंकुरित हो जाएं। इसके बाद किसान भाइयों, अंकुरित बीजों को एक समान रूप से बेड पर छिड़क दें। किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों में गालमिस तथा तना छेदक कीट का प्रकोप देखा जाता है, उस जगह नर्सरी बेड पर कार्बोफ्यूरान 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। बीजों की बुआई के 10 दिनों बाद थीप्स तथा तना छेदक कीट से बचाव हेतु 200 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस या 250 ग्राम कार्बारिल प्रति एकड़ की दर से करें। नर्सरी में 2 से 3 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। बीज बुआई के 15 दिन बाद नर्सरी से मजदूरों की सहायता से खरपतवारों को निकलवाएं। किसान भाइयों, खैरा रोग से बचाव हेतु 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 8 किलोग्राम यूरिया, 2.5 किलोग्राम चूने के साथ मिलाकर 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से पहला छिड़काव 10 दिन बाद करें तथा दूसरा छिड़काव 20 दिन बाद करना चाहिए। तथा सफेद रोग से बचाव हेतु 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 8 किलोग्राम यूरिया में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। और किसान भाइयों, इस प्रकार 24 से 30 दिनों में आपको धान की तैयार स्वस्थ नर्सरी प्राप्त हो जाएगी, जिसका रोपण कर आप रोग रहित स्वस्थ फसल का आधार रखकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप श्री विधि से धान की रोपाई करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत मात्र 2 किलोग्राम धान बीज प्रति एकड़ की जरूरत होती है। रोपाई के लिए नर्सरी मात्र 8 से 12 दिन का ही होता है।
इस तकनीक द्वारा न केवल बीज की एवं समय की बचत होती है, बल्कि पारंपरिक विधि की तुलना में उपज भी अधिक होती है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य कम उत्पादन लागत एवं कम सिंचाई जल के साथ अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। 1 एकड़ मुख्य खेत की रोपनी हेतु 100 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है एवं इसे मुख्य खेत के आसपास या उसी खेत के किनारे 110 मीटर या 120 मीटर के क्रमशः 10 या 5 क्यारी बनाएं। इन क्यारियों को जमीन से 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनाकर चारों तरफ नाला बना दें। इन क्यारियों में 1/1 के अनुपात में मिट्टी एवं जैविक खाद को मिलाकर भर दें। इसके बाद बीज को समान रूप से 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर दर बिखेर दें। उसके उपरांत मिट्टी एवं खाद के मिश्रण को ऊपर से पतली परत डाल दें और पुआल से 2-3 दिनों के लिए ढक दें। प्रतिदिन क्यारियों में 2-3 बार हजारे से हल्का सिंचाई करें। इस प्रकार श्री विधि से रोपाई के लिए मात्र 8 से 12 दिन में नर्सरी पौध तैयार हो जाती है। कल इस अंश को जारी रखते हुए बताएंगे धान की सूखी नर्सरी एवं मैट नर्सरी के तैयार करने के तकनीक के बारे में। मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाकर बहुत सारे किसान लाभ कमा रहे हैं, परंतु इस व्यवसाय की सफलता में सबसे बड़ा बाधक इसमें लगने वाली बीमारियां हैं। और यदि गर्मी के मौसम से होने वाली बीमारियों की बात करें तो इस बीमारियों के कारण मुर्गियां दाना खाना बंद कर देती हैं और सुस्त भी हो जाती हैं, जिसके कारण वो मरने भी लगती हैं। इसलिए हर मुर्गी पालक के लिए जरूरी है कि इस समय मुर्गियों में लगने वाले बीमारियों के कारण, लक्षण एवं निदान की जानकारी हो। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. शुक्ला। गर्मी के मौसम में खासतौर से अप्रैल, मई और जून के महीने में कुक्कुट चेचक रोग बहुत होता है, क्योंकि जिस समय आंधी आती है उस समय आंधी के साथ में ये विषाणु चला आता है और वो मुर्गियां जब भड़कती हैं तो उसमें पैरों में उनके इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो विषाणु उसमें अंदर चला जाता है और कुक्कुट चेचक की व्यवस्था शुरू हो जाती है। ग्रोवर या पठोर मुर्गियों में भी चेचक बहुत अधिक होती है, अंडे देने वाली मुर्गियों में भी बहुत होती है, ब्रायलर पक्षियों में भी ये चेचक का रोग होता है। ब्रायलर पक्षियों में आमतौर पे जहाँ पर पंख नहीं होते हैं, जैसे कलगी के पास है, गलधानी के पास है, या पैरों में नीचे की तरफ गोल गोल दाने पड़ जाते हैं। ये पहले दाने पीले रंग के होते हैं, फिर धीरे धीरे ये काले रंग के हो जाते हैं और ये चेचक के दाने कहलाते हैं। इन सब दानों को देख करके हमारे किसान भाई समझ सकते हैं कि ये मुर्गियों में चेचक हो गई है। इसमें पक्षियों को तेज बुखार आता है, दाना खाना कम कर देते हैं, अंडा उत्पादन कम हो जाता है। वैसे तो इस रोग में पक्षी मरते नहीं हैं, क्योंकि ये बीमारी अपने आप ही 10 से 15 दिनों में ठीक हो जाती है और ये जो काले दाने बने होते हैं ये काले होकर के गिर जाते हैं और वहाँ पे जो खाल है वो सही हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ पर भी मुर्गी चेचक अंडे देने वाली मुर्गियों में आता है उसमें मुर्गियाँ कुड़क बहुत होती हैं, वो बहुत सारी मुर्गियों में अंडा उत्पादन बंद हो जाता है। ऐसे ही जो ब्रायलर पक्षी हैं उनका वजन कम हो जाता है, क्योंकि बुखार की वजह से वो दाना नहीं खा पाते हैं और जिसकी वजह से उनका वजन कम रहता है। यदि जीवाणु जनित संक्रमण इसी के साथ हो जाता है तो इस रोग से पक्षियों की मृत्यु होने लगती है। जैसे कई बार इसके साथ कुराइजा हो जाता है, बीमारी में मृत्यु होने लगती है। इस रोग के बचाव के लिए टीका उपलब्ध है। चेचक का टीका 6 सप्ताह की आयु पर 0.2 मिलीलीटर मांसपेशी में लगाएं तो उस इंजेक्शन की सहायता से ये टीका लगाते हैं, तथा यही टीका 13 से 14 सप्ताह की आयु पर दोबारा लगाया जाता है। एक बार चेचक फैल जाए तो इसके लिए एक तो गूगल का धुआं करना चाहिए, लोबान का धुआं करना चाहिए कुक्कुट गृह में सुबह शाम 2 बार। विटामिन मिश्रण पिलाना चाहिए, विटामिन का मिश्रण है उसकी मात्रा बढ़ा दें और पानी में पिलाएं। दाने पानी में एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है या पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक पिला सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक एक दवा उपलब्ध है जिसको हम थूजा 200 के नाम से जानते हैं। ये 10 मिलीलीटर से 20 मिलीलीटर तक
दिन में एक बार 100 चूजों के हिसाब से पिला सकते हैं। यदि ये दवा 5 से 7 दिनों तक पिलाएंगे तो ये दाने जल्दी से ही समाप्त हो जाएंगे और मुर्गियों में चेचक रोग ठीक हो जाएगा। कुक्कुट चेचक के अलावा मुर्गियों में, ब्रायलर पक्षियों में, अंडे देने वाली मुर्गियों में एक CRD रोग होता है जिसको हम कहते हैं श्वसन तंत्र का चिरकारी रोग। ये रोग भी गर्मी के मौसम में तीव्रता पकड़ता है। वैसे तो ये जाड़े के मौसम में भी रहता है और इसके लिए कोई मौसम की वो नहीं है, लेकिन गर्मी जब बहुत तेज़ पड़ती है, जब लू चलती है और बारिश हो जाती है तो उसमें इस रोग के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ये रोग माइकोप्लाज्मा जो कि जीवाणु के ग्रुप में आता है उसके द्वारा होता है और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें छोटे से चूजे से लेकर के बड़ी मुर्गियां तक प्रभावित होती हैं। ब्रायलर पक्षी बहुत प्रभावित होते हैं। आजकल ब्रायलर पक्षियों में ये रोग बहुत तीव्रता से फैल रहा है, क्योंकि जब कटाई होती है, मड़ाई होती है और आंधियां चलती हैं तो ये जीवाणु जो है मुर्गियों के श्वास नली के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है और ये रोग फैलाने लगता है। वैसे ये 75% जो है चूजों में हेचरी के माध्यम से आता है, जो हमारा प्रजनक पक्षी हैं उनके माध्यम से आते हैं। इस रोग में मुर्गियों को सांस लेने में परेशानी होती है, चोंच खोल करके सांस लेते हैं, चेहरे पे सूजन हो जाती है, नाक से स्राव निकलता है, दाना कम खाते हैं, गुर्र गुर्र की आवाज़ आती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है और अंडा उत्पादन कम हो जाता है, अंडे का छिलका पतला हो जाता है और इसमें पक्षी मरते हैं। यदि ये किसी दूसरे जीवाणु के साथ में या विषाणु के साथ में बीमारी होती है तो इसमें मरने की संख्या बढ़ जाती है। तो इसके बचाव के लिए जो किसान भाई हैं वो टाइमोटिन या टाइलोसिन टार्ट्रेट का इस्तेमाल करें। ये 1 ग्राम 5 लीटर पानी में दिन में एक बार 5 दिनों तक देते हैं या और साथ में इसमें कोई अच्छा एंटीबायोटिक भी डाल देते हैं, जैसे इनरोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, इनमें से कोई भी डाल सकते हैं लगातार 5 दिनों तक। यदि ये दोनों दवाइयाँ साथ में चलाएंगे तो इससे CCRD रोग का रोकथाम हो जाएगी। ये दवा सिर्फ उसके लिए है जो स्वस्थ पक्षी हैं, उनमें ये रोग ना फैलने पाए, उसके लिए हम करते हैं। इसी के साथ ऐसी जगह से आप चूजे खरीदें जहाँ के प्रजनक पक्षी CRD से मुक्त हों। अगर प्रजनक पक्षी CRD से मुक्त होंगे तो इस रोग के फैलने की संभावना बहुत कम होगी। इसके साथ ही जो कुक्कुटशाला है उसमें गर्मी का प्रकोप कम होने दें, गर्मी कम लगने दें, उसके लिए ठंडा पानी पिलाएं, हवा के आने जाने की उचित व्यवस्था बनाएं और इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करें। यदि ये सब किसान भाई करेंगे तो उनकी मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी और उनको आर्थिक लाभ होगा, तो इससे किसान भाई खुशहाल होंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। व्यावसायिक फसलों में गन्ना का महत्वपूर्ण स्थान है और जिन किसान भाइयों ने गन्ना की फसल लगा रखी है तो उन्हें चाहिए कि वे इस समय गन्ने की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों पर ध्यान दें, तभी आप इस गन्ने की फसल से अच्छी उपज की कल्पना कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, शरदकालीन गन्ना की फसल इस समय कौन कौन से समसामयिक कार्य करना जरूरी है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के एक विषय विशेषज्ञ संदीप तोमर। जैसा कि हम देखें किसान भाई, जो बसंतकालीन गन्ने की आपने बुवाई की हुई है और वो फसल देख रहे हैं कि लगभग 40, 45 और 50 दिन की हो रही है, तो उसमें कुछ जो शस्य क्रियाएं आवश्यक हैं उनमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसमें खरपतवारों की विशेष समस्या होती है। तो अब होने वाले खरपतवार जैसे कि इसमें सकरी पत्ती में सामा है और मोथा भी होता है, घासें विभिन्न तरह की, या चौड़ी पत्तियों में सांठ है, कना है, लहसुआ है, इनके द्वारा इसमें हानि होती है। तो इनके नियंत्रण के लिए जो चौड़ी पत्ती वाले हैं उसके नियंत्रण के लिए 2,4-D की 1 किलोग्राम मात्रा जो पाउडर वाली आती है
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें तो जो भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार एवं मोथा का भी ये नियंत्रण करती है, इसकी भी बढ़वार को रोक देती है। सकरी पत्ती वाले खरपतवार जो होते हैं उनकी समस्या है तो इसमें मेट्रोविजन 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जब आपकी फसल लगभग 2 से 2.5 महीने की हो रही हो तो उसका छिड़काव कर दें, तो उससे जो बेल भी होती है, गन्ने में बेल की बहुत समस्या होने लगती है, उसका भी नियंत्रण किया जा सकता है। निराई गुड़ाई की बात करें तो आमतौर पर इसमें 3 बार निराई गुड़ाई होना चाहिए। पहली बुआई के 30 दिन बाद, दूसरी 60 दिन बाद और तीसरी 90 दिन बाद। खरपतवार के बाद बात आती है इसमें उर्वरक प्रबंधन की। बसंतकालीन बुआई है उसमें 120 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपने उपयोग करना चाहिए। फास्फोरस की मात्रा 60 किलोग्राम और पोटास की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही साथ 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर का भी उपयोग करना जरूरी है। जिसमें हम देखते हैं फास्फोरस, पोटाश एवं सल्फर की मात्रा आपने बुआई के समय इसमें डाल दी है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय आप उपयोग कर चुके हैं। शेष नाइट्रोजन की जो मात्रा बची है उसे 2 बराबर भागों में बांट करके उपयोग करना है। नाइट्रोजन को हम देखते हैं कि आमतौर पर यूरिया का छिड़काव करके उसका उपयोग करते हैं। तो उस यूरिया के छिड़काव में देखें कि जो बची उसकी आधी मात्रा जब फसल आपकी लगभग 50 से 55 दिन की हो रही है उस समय उसमें उपयुक्त नमी की मात्रा पर खेत में छिड़काव कर दें। शेष जो एक भाग बचता है उसको जब फसल आपकी 75 से 80 दिन की है उस समय यूरिया के द्वारा छिड़काव कर देना चाहिए। इसके बाद बात आती है इसमें हम देखते हैं कि जल प्रबंधन की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि गर्मियों में देखें कि फसल में पानी की ज़रूरत विशेष होती है। तो उसके लिए समयानुसार हम कहते हैं कि बरसात से पहले इसमें 5 से 6 सिंचाइयाँ की जानी चाहिए। तो उस 5 से 6 सिंचाइयों में गर्मियों में 12 से 15 दिन के अंतर पर इसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। देखते हैं कि आप सिंचाई नहीं करेंगे तो इसमें कंसुए जो अग्र तना भेदक होता है जमाव के तुरंत बाद उसका प्रभाव बढ़ जाता है और फसल को नुकसान ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जल प्रबंधन जरूरी है। जल प्रबंधन में दूसरा बिंदु होता है कि जल निकास की व्यवस्था होना चाहिए। हम देखते हैं कभी कभी अब 1-2 महीने बाद जैसे जून या जुलाई आता है बारिश होने लगती है तेज और खेत में जल भराव की दशा हो जाती है, तो उससे उसके गन्ने की उपज पर या बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसमें तने से ऊपर से जड़ें निकलने लगती हैं जो कि उसकी गुणवत्ता को खराब करती हैं। तो जल निकास का भी उचित प्रबंधन कर देना चाहिए। तो जब लास्ट वाली आप गुड़ाई करते हैं उस समय इसमें अर्थिंग मिट्टी चढ़ाना विशेष जरूरी होता है, क्योंकि गन्ने की फसल में अच्छा उर्वरक, अच्छी सिंचाई आप करते हैं उससे अच्छी बढ़वार हो जाती है। इसमें मिट्टी चढ़ा देंगे तो फसल आपकी नहीं गिरेगी और उस मिट्टी चढ़ाने से नाली बन जाती है, उनके द्वारा सिंचाई हो सकती है और अधिक जल भरता है तो जल निकास भी उससे उपयुक्त हो सकता है। इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित है कि आप अच्छे से अच्छा उत्पादन गन्ने से प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है हाटा कुशीनगर के राम सेवक चौहान ने। आपने दुधारू पशुओं की खरीदारी के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहिए। आज मैं आप सभी भाइयों को जो है गाय या भैंस अगर आप खरीद रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप जो है अच्छी गाय या भैंस खरीद सकें, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि गाय और भैंसों की कीमत जो है बहुत बढ़ चुकी है और कहीं भी आप इसमें जरा सा भी धोखा खा गए तो आपको बहुत पछताना होगा और लगेगा कि भाई हम ठगे गए और इस पशु से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो खरीदते समय जो है क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। पहली बात तो यदि आप भैंस खरीदने जा रहे हैं तो आप जो है ध्यान रखें कि भाई जो भैंस है जो अच्छा दूध देने वाली है और भैंस की नस्ल में सबसे अच्छी है वो हमारी मुर्रा भैंस है। तो मुर्रा भैंस जो है आपको खरीदनी चाहिए। इसकी पहचान ये है कि इसके सींग जो हैं वो एकदम सिर में धसे होते हैं गोलाई लेते हुए, और दूसरा इसका जो पीछे का हिस्सा है
वो भारी होता आगे के मुकाबले। तो ये नस्ल का आपको जो है ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें जो है, चाहे हम अगर गाय खरीद रहे हैं तो उसमें भी हमें नस्ल की, और आजकल जो सबसे अच्छी नस्ल है, जो सबसे अच्छा दूध देती है, वो संकर गाय फ्रीजियन की। इनकी पहचान ये है कि इनके जो है ऊपर की जो है खब नहीं होती और बिल्कुल सपाट रहती हैं, और इनका कलर जो है वो सफ़ेद, उस पे धब्बे या काला, उस पे सफ़ेद धब्बे या लाल, कई कलर में होती हैं, और इनका जो आकार है वो भी काफ़ी बड़ा होता। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप पशु जो है खरीद रहे हैं, दुधारू पशु, तो आपको उसके ऐन का ध्यान रखना है कि ऐन जो है वो टाइट हो, और जो थनों का आकार है वो बिल्कुल एक सा हो, थन जो है छोटे बड़े ना हो, और उसमें जो दूध की जो लाने वाली नलियां हैं उनके उभार जो हैं वो अच्छी तरह से जो है दिखाई देने वाले हों। तो दोनों चीज़ों में इस बात का ध्यान रखना है आपको, चाहे गाय खरीद रहे हैं और चाहे आप भैंस खरीद रहे हैं। तीसरी बात जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि पशु हमेशा जब हम खरीदने जाते हैं तो वो जो है कम से कम 1-1.5 महीने से दूध देता हुआ हो, और दूसरे या तीसरे ब्यांत का जो है पशु होना चाहिए, और कम से कम 1 महीने उसको जो है बच्चा दिए हुए हो गए हों, बच्चा उसके जो है साथ में होना चाहिए। ये सब चीज़ें देखने के बाद आती है दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा जो है कम से कम 3 टाइम उसका दूध निकाल के आपको देखना है कि भाई इसका एवरेज जो प्रोडक्शन है वो कितना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप जो है पशु के चयन में जो है ठगी में नहीं जाएंगे, और आप जो है अच्छा पशु ले सकेंगे। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ATV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे SPMIT GT रोड कौशाम्बी, सिटी ऑफिस विनायक टावर MG मार्ग इलाहाबाद। AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। Shiats, educating generations.